बेंगलुरु में एक मर्डर जो कि हमें याद दिलाती है अफ्ताब और श्रद्धा की मर्डर केस। अफ्ताब के केस में कुछ सबूत तो मिला था, पर यहाँ विक्टिम्स के कटे हुए बॉडी के अलावा कुछ नहीं था। आइए जानते हैं पुलिस ने कैसे ऐसे उलझन भरी केस को सुलझाता है। वेलकम टू अगेन। आज आप सुनने जा रहे हैं द फेमस महालक्ष्मी मर्डर केस। बेंगलुरु के व्यालिकाबा नामक जगह पे एक अपार्टमेंट के लोग कुछ दिनों से परेशान थे। परेशानी का कारण था उसी बिल्डिंग पे 1 BHK फ्लैट से आते हुए दुर्गंध को लेकर। 20 सितंबर 2024 को आसपास के रहने वाले लोगों ने फ्लैट के ओनर को कॉल करते हैं, फ्लैट से आते हुए दुर्गंध के बारे में भी बताते हैं और आके देखने के लिए भी बोलते हैं। फ्लैट के ओनर आके जब देखे, उन्हें भी यही बात महसूस हुई। फिर उन्होंने रेंट पर दी हुई व्यक्ति को कॉल करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पे दी हुई रिलेटिव्स को कॉल करते हैं और हो रही हर बात के बारे में बताते हैं। फ्लैट में एक लड़की किराए पर रहती थी। लड़की का नाम था महालक्ष्मी। रेंट एग्रीमेंट पर रिलेटिव्स के नाम पर उसने अपनी माँ और बड़ी बहन की नंबर दे रखी थी। जब उसकी माँ को फ्लैट के ओनर ने बताया तो उन्होंने 20 दिनों से लड़की से बात ना होने की बात भी बताई और रात होने के कारण अगले दिन यानी कि 21 सितंबर के सुबह को जाना सही समझा। महालक्ष्मी ने घर की एक दूसरी चाबी अपनी माँ और बड़ी बहन के पास दे रखी थी। वो वही चाबी लेके आते हैं। इतनी सारी खराब चीजों के बारे में सुनकर महालक्ष्मी के माँ के मन को कुछ गलत होने की आवाज होती जा रही थी, क्योंकि 20 दिनों से लड़की लापता होना, अचानक से घर से बब्बू आना, सारी चीजें कुछ गलत होने की तरफ इशारे कर रहे थे। महालक्ष्मी की माँ और बड़ी बहन कमरे के अंदर जाते हैं। क्योंकि ये एक 1 BHK रूम था, इसलिए जाते ही चारों तरफ घूमकर दोनों ये देखने की कोशिश करते हैं कि बब्बू आ कहाँ से रहा है। ये सारी डिटेल्स आप इस वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि खुद महालक्ष्मी की बड़ी बहन ने बनाया है। जब महालक्ष्मी की बड़ी बहन बब्बू आने के कारण ढूंढ रही थी, महालक्ष्मी की माँ फ्रिज खोल देते हैं, क्योंकि वहाँ से ज्यादा बब्बू आ रही थी और मक्खियां भी भिनभिना रही थी। फ्रिज खोलने पर महालक्ष्मी की माँ की रोना निकल जाती है, क्योंकि अपने जीते काल में वो कुछ ऐसा देखेंगी ये उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। पर पूरे फ्रिज में कई टुकड़ों में कटी हुई पड़ी थी उनकी 29 साल की बेटी महालक्ष्मी। आसपास के रहने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको आ रही बब्बू उसी फ्लैट पे रहने वाली महालक्ष्मी का होगा, क्योंकि फ्लैट बाहर से बंद था। इनिशियली ऐसी बात बाहर आई और बहुत सारे न्यूज चैनल पर दिखाई गई कि उस फ्लैट में कई मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे और टोटल डेथ बॉडी की 30 से 39 टुकड़े करे गए थे। पर जब फॉरेंसिक लोग आए तो क्राइम के सीन की डिटेल्स पता लगी और उसके साथ साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जब फ्रिज में पड़ी हुई टुकड़ों की गिनती हुई तो सही बात सामने आई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक फ्रिज में टोटल 59 यानी कि 59 टुकड़े बरामद हुए थे और क्राइम सीन को इतनी बेहतरीन से साफ करी गई थी कि कोई भी निशान नहीं मिला कि कत्ल किसने किया। पता सिर्फ ये चलता है कि महालक्ष्मी को मारने के बाद उसके टुकड़े करी गई थी। बाद में सारी चीजों की सफाई अच्छे तरीके से करी गई थी, क्योंकि महालक्ष्मी की मौत को बहुत दिन हो गए थे, इसलिए बॉडी से फिंगरप्रिंट या कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं करी जा सकती थी। बेंगलुरु पुलिस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से नाकामयाबी मिलने के बाद महालक्ष्मी की बैकग्राउंड पता करने में जुट गई। फिर सामने आती है कुछ बातें, उसके साथ शक करने जैसा कई इंसान। महालक्ष्मी के परिवार ओरिजिनली नेपाल के टीकापुर से थे। उसके पिता चरण सिंह और माँ मीना राणा काम के तलाश में करीब 35 साल पहले बेंगलोर आ गए थे। महालक्ष्मी के माता पिता के कुल 4 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटियां जिसमें महालक्ष्मी छोटी थी और 2 बेटे भी थे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, महालक्ष्मी की भी शादी हो गई थी हेमंत दास के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पति हेमंत दास के साथ उन दोनों की 4 साल की एक बेटी भी थी और पिछले साल सितंबर 2023 से हेमंत दास से वो अलग रहने लगी थी। हेमंत दास की मोबाइल रिपेयर की एक शॉप थी और महालक्ष्मी मॉल के फैशन फैक्ट्री नाम की एक ब्रांड में बतौर टीम लीडर काम कर रही थी। दोनों हेमंत और महालक्ष्मी कुछ महीने से अलग रह रहे थे। 4 महीने अपनी बेटी को खुद के साथ रखने के बाद में उसे हेमंत के पास छोड़ आई थी। बेटी हेमंत के पास रह रही थी। 10-15 दिनों में एक बार महालक्ष्मी बेटी से मिलने
हेमंत के पास चली जाया करती थी। अलग होने के बाद कुछ दिनों तक महालक्ष्मी माँ के साथ रह रही थी और बाद में व्याली कमल के स्वर्ण अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। उसके अपार्टमेंट के पास रह रहे लोगों से पूछताछ करी गई तो पता चला महालक्ष्मी को वो कुछ अच्छे तरीके से जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो ना किसी से बात करती थी ना ही किसी से उसकी दोस्ती थी। पर पूछताछ से ये पता चलता है कि सुबह 9 साढ़े 9 को महालक्ष्मी निकल जाती थी और रात को कोई लड़का उसे छोड़ने आता था। ये एक अच्छा लीड था पुलिस को केस आगे लेके जाने के लिए। महालक्ष्मी के बारे में पता लगने के बाद पुलिस के शक उसके पति हेमंत के ऊपर जाती है। हेमंत को बैठा के पूछताछ करी गई। उसकी दी हुई बयान से मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को मिलाया जाता है तो हेमंत को क्लीन चिट मिल जाती है। पर हेमंत महालक्ष्मी और उसके शायद हो सकते हैं कातिल के बारे में कुछ बताता है। महालक्ष्मी हेमंत के साथ शादी में रहते हुए हेमंत को चीट कर रही थी, इसलिए वो दोनों अलग रह रहे थे और बेटी के लिए डिवोर्स ना लेके अलग अलग रहना सही समझा। हेमंत ये भी बताता है 20-25 दिन पहले महालक्ष्मी आई थी उसकी बेटी से मिलने के लिए। फिर हेमंत एक अशरफ नाम के लड़के के बारे में बताता है और महालक्ष्मी के कातिल होने का शक जताता है, क्योंकि वो अशरफ ही था जिसके वजह से हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में दरार आया था। खुद हेमंत ने उन दोनों की फोन की चाट पढ़ने के बाद ये श्योर हो गया था कि महालक्ष्मी उसे चीट कर रही थी और बाद में दोनों अलग अलग रहने लगे। अशरफ उत्तराखंड से था और पेशे से वो एक बार्बर था। महालक्ष्मी से अफेयर होने की बात जानने के बाद हेमंत ने अशरफ के नाम पर पुलिस कंप्लेन भी करी थी। गुस्से में आके उस टाइम पर महालक्ष्मी ने अपने ही पति हेमंत पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस कर रही थी, जो कि दोनों की अलग होने की कारण बनी। इतनी बात जब बाहर मीडिया को पता लगा, अलग रिलीजन की अशरफ से प्यार और फ्रीज में टुकड़े के मिलने को जोड़कर पूरे मीडिया और कई लोग दिल्ली में एक चर्चित मर्डर केस श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पर जरूरी ये नहीं कि ऊपर से केस जैसा दिखता है अंदर से वैसे ही हो, इसलिए जल्दी से किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं था। अब हेमंत से हटकर सारी शक अशरफ पर चली गई थी। अशरफ को लाके पूछताछ करने पर अशरफ कबूल करता है कि महालक्ष्मी के साथ उसकी रिलेशन था, पर हेमंत से झगड़ा और पुलिस केस के बाद महीनों पहले उसने खुद को महालक्ष्मी से दूर कर लिया था। नेटवर्क ट्रेस कॉल रजिस्टर मिलाया जाता है तो ये बात पता चल जाता है और पुलिस अशरफ को बेगुनाह डिक्लेयर कर देता है। अब पुलिस क्लूलेस था कि करना क्या चाहिए। तब पुलिस की एक टीम महालक्ष्मी काम कर रहे जगह पर जाके पूछताछ करती है। जब पूछताछ करी जा रही थी, पुलिस को ये पता चलता है महालक्ष्मी के साथ साथ वहाँ से एक और बंदा मिसिंग है। नाम है मुक्ति रंजन। ज्यादा पूछताछ करी गई तो पता चला मुक्ति रंजन उस दिन से काम पर नहीं आया था जितने दिन से महालक्ष्मी नहीं आई थी, यानी कि 2 सितंबर 2024 से। अब मुक्ति रंजन की कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला मुक्ति और महालक्ष्मी कुछ महीने से रोज घंटों बातें करते थे। मुक्ति को कॉल लगाया गया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो लास्ट में करी हुई नंबर पर कॉल लगाया गया तो कॉल बैंगलोर की ही रहने वाला स्मृति रंजन को लगता है। स्मृति रंजन को पुलिस उठाकर पूछताछ करती है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे। स्मृति रंजन और कोई नहीं, मुक्ति रंजन का भाई था और स्मृति पुलिस को बताना शुरू किया कि इतने दिनों से हुआ क्या है। लगभग 6-7 महीने पहले मुक्ति की मुलाकात महालक्ष्मी से काम की जगह पर हुई थी, जब मुक्ति न्यू ज्वाइन होके आया था। काम की जगह पर दोस्ती होते होते बातें कुछ आगे बढ़ गई थी। दोनों छुट्टियों पर भी बात करते थे और घूमने भी जाते थे। मुक्ति महालक्ष्मी को महंगे महंगे तोहफे भी देता था। मुक्ति को महालक्ष्मी के अतीत के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी दोनों प्यार के बंधन में बंद। पर धीरे धीरे महालक्ष्मी के अंदर की रवैये के बारे में मुक्ति को पता चलता है और प्यार में ही अभी नफरत धीरे धीरे बनने लगी थी। महालक्ष्मी की बदला हुआ नेचर मुक्ति को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। मुक्ति नोटिस करता है कि महालक्ष्मी उससे बात करना मिलना जुलना कम कर दिए, दूर दूर रहने लगी थी, काम पर घंटों किसी से बात करती थी। महालक्ष्मी ने दूसरे रिश्ते में जिस तरह से चीट करी थी वही वो अभी मुक्ति के साथ करने लगी। जब मुक्ति उसे
मुझसे इस बारे में पूछताछ करता है तो वो गुस्सा हो जाती थी और मारपीट करने लगती थी। इतना कुछ होने के बाद भी जब महालक्ष्मी आके मुक्ति को समझाती थी तो मुक्ति मान जाता था। 2 सितंबर 2024 को जब मुक्ति लक्ष्मी से मिलने की बात करती है तो झगड़ा होने के कारण लक्ष्मी मना कर देती है मुक्ति से मिलने के लिए और थाने में मुक्ति के नाम पर कंप्लेन कर देती है कि मुक्ति उसे तंग कर रहा है। पुलिस मुक्ति को पकड़कर पीटता है। छोड़ने के बदले मुक्ति से सारे पैसे, लगभग 10,000 से ज्यादा पैसा ले जाता है। मुक्ति लक्ष्मी के ऐसे काम से गुस्सा तो था पर फिर भी लक्ष्मी से मिलकर बातों को सुलझाना चाहता था। जब मुक्ति फिर से महालक्ष्मी से बात करना और उसकी फ्लैट में आने की परमिशन मांगता है, इस बार लक्ष्मी मान जाती है और मुक्ति को अपने फ्लैट में आने के लिए बोलती है। बट दोनों में ज्यादा से ज्यादा झगड़ा ही हो रहा था क्योंकि लक्ष्मी मुक्ति से शादी करना चाहती थी, क्योंकि मुक्ति के पैसे पर लक्ष्मी की नजर था। पर मुक्ति की इतनी पूछताछ करना महालक्ष्मी को पसंद नहीं आ रहा था। पर मुक्ति लक्ष्मी की ऐसे आदतें देखने के बाद शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति के साथ रहते हुए दूसरे के साथ संबंध रखती थी, पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेती थी और बड़ी बात ये था कि मुक्ति रंजन से बहुत गलत व्यवहार करती। हर बार की तरह झगड़ा होने के दौरान महालक्ष्मी मुक्ति के ऊपर हाथ उठा देती है, पर हर बार की तरह मुक्ति इस बार चुप नहीं रहता। मुक्ति इस बार महालक्ष्मी की पहले करी हुई काम से गुस्से में था और महालक्ष्मी के हाथ उठाने पर और ज्यादा गुस्सा होके मुक्ति एक भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर देता है। महालक्ष्मी के गला को तब तक दबा के रखता है जब तक ना महालक्ष्मी अपनी अंतिम सांसें छोड़ी। महालक्ष्मी को मारने के बाद मुक्ति थोड़ा सा होश में आया और वो ये समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अब मुक्ति ये सोच रहा था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। बहुत सारे तरीके भी अपनाता है ताकि सुसाइड दिखा सके, पर घर पे ऐसा कुछ नहीं था कि इसे सुसाइड करार दिया जाए। ऐसे ही 2 तारीख के पूरे रात बीत जाती है। कुछ सोचने के बाद 3 तारीख सुबह 11 बजे के करीब मुक्ति पास की एक दुकान से एक धारदार छुरी खरीद के लाता है। जब पुलिस ने सर्च करे थे तब फ्रिज के पास से चाकू के पन्नी भी मिला था। चाकू खरीदने के जगह पर तलाश करते हुए जब पुलिस पहुंचता है, दुकान के सीसीटीवी से भी ये पता चल जाता है कि मुक्ति वहाँ पे आया था चाकू खरीदने के लिए। मुक्ति ने पहले ये सोचा था कि लक्ष्मी के बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस पे डाल के कहीं पे ठिकाने लगाने को, पर महालक्ष्मी के घर के चारों तरफ भीड़ भाड़ होने से और पकड़े जाने के डर से इस प्लानिंग को ड्रॉप करके डेथ बॉडी को काट के फ्रिज में डाल के रखने के बारे में सोचता है। सही टाइम आने पर कटे हुए बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा देगा। 3 तारीख के देर रात तक सारे काम करने के बाद सारी सबूत मिटा के वो फ्लैट से बाहर चला जाता है। मुक्ति कभी भी लक्ष्मी को मारने के बारे में सोचा नहीं था, बस गुस्से से उसे ये अपराध हो गया था। 1-2 दिनों के बाद वो बेंगलुरु के रह रहे छोटे भाई स्मृति रंजन को कॉल करके घर खाली कर देने को कहता है। स्मृति ने जब कारण पूछा तो मुक्ति रंजन ने उससे हुआ गुने के बारे में सब कुछ बता दिया। मुक्ति ने स्मृति को ये भी बताया कि लक्ष्मी उससे कहीं गहने और कहीं लाख रुपए ले चुकी थी। इसके बाद भी वो इससे मिसबिहेव करने के साथ साथ चीट भी कर रही थी। मुक्ति स्मृति को शहर छोड़ने को भी कह दिया था। मुक्ति फिर बेंगलुरु से उड़ीसा के बैरमपुर के तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसके छोटे भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वहाँ मुक्ति के भाई सत्य के हॉस्टल में वो रुकता है। सत्य मुक्ति को देखकर कुछ होने का आवाज लगा लिया था और पूछने पर वो उससे भी सब कुछ सच सच बता देता है। हॉस्टल से निकल के मुक्ति 24 सितंबर को अपने माता पिता के घर यानी कि भद्रक पहुंचता है। माँ की नजर से कुछ भी नहीं छुटता। माँ ने परेशानी पूछने पर सारी बात ना बता के सिर्फ इतना बताता है कि उससे एक खून हो गया है। 25 तारीख के सुबह सुबह वो अपने पिता की स्कूटी लेके निकल जाता है। घर से कुछ ही दूरी पर शमशान में वो खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लेता है। शमशान में टंगी हुई लाश को गांव के लोग देखते हैं। पुलिस आती है। वहाँ पड़ी हुई मुक्ति के बैग, लैपटॉप, कपड़े, स्कूटी और परिचय पत्र से मुक्ति की पहचान होती है। मुक्ति की सुसाइड नोट से पुलिस को ये पता चलता है ये इंसान वही है जिसे बेंगलोर पुलिस ढूंढ रहा है। मुक्ति ने नोट पर सारी बात बयां करी थी, अब तक उसके साथ जो भी हुआ था, और इस नोट को वो 13 सितंबर से लिख के रखा था। मतलब उसने ये तय कर लिया था कि ये वो कदम उठाने जा रहा है। इस केस का मोड़ कुछ और हो सकता था अगर सही जगह पर, सही समय पर, सही कदम जितने भी लोग इसमें थे उठाए होते तो, पर समय के बारे में किसी को नहीं पता। हालात किसी से भी कुछ भी
करा देता है। इसीलिए खुद की ख्याल रखें और सतर्क रहें। अगर आप मुक्ति के जगह पर होते तो क्या करते, आप बताओ।